बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 216। आज की अहम तरीन खबरों की तरफ जाने से पहले आपको ज़रूरी इत्तला देनी है कि कल मतलब 4 जुलाई बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे एक सेशन हो रहा है, एक सेमिनार हो रहा है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन आप उसे कह लीजिए, इंटरैक्टिव सेशन कह लीजिए, जिसमें मैं भी बातचीत करूंगा, मैं भी मौजूद हूँगा। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा होंगे, कासिम सूरी साहब होंगे और सज्जाद बरकी होंगे। ये एग्जैक्टली जो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का शहर ओरलैंडो है, जहाँ पर इस वक्त डॉक्टर्स की जो तंजीम अपना है उसकी एनुअल मीटिंग जारी है। वो मीटिंग हो रही है रोज़न क्रीक जो रिजॉर्ट है उस पर। उसके अंदर तो अपना जो है वो, क्योंकि कहते हैं कि हम ए पोलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ तो ये वेन्यू नहीं मिला। लेकिन उसके बाहर बिल्कुल ही मेरा ख्याल 4-5 मिनट की ड्राइव पर ये वेन्यू है ये 14747 हैप्पी लेन ओरलैंडो फ्लोरिडा और जिप कोड है 32824। ये जो रोज़न क्रीक जहाँ पर अपना का कन्वेंशन हो रहा है उससे मेरा ख्याल है 5 मिनट की ड्राइव है। ये जो एड्रेस है इस पर जाने के लिए आप ज़ाहिर है ख़ुद से भी तशरीफ़ ला सकते हैं। उसके अलावा इस एड्रेस पे जाने के लिए अगर आप रोज़न क्रीक पर हैं, मतलब अपना के कन्वेंशन पे हैं, तो कल तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो बसें जाना शुरू होंगी। मेरा ख्याल 12:45 पे पहली बस जाएगी और उसके बाद 2 बजे तक ये बसेज़ यहाँ से जाती रहेंगी, शटल्स जो आपको लेकर इस इवेंट पर आ जाएगी और इसी तरीके से आपको वापस भी उतार देगी। है ये सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपना वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं देता या होने देता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो एक ऐसी तंजीम है जो ए पोलिटिकल है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहते। हालांकि ये सेशन भी ए पोलिटिकल ही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इसमें ह्यूमन राइट्स की बात होगी, डेमोक्रेसी की बात होगी, बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो कल हफ्ते वाले दिन ये 2 बजे सेशन है, ज़ाहिर है मेरा ख्याल 2:30 बजे तक ये शुरू होगा। आपसे मुलाकात होगी, मैं भी वहाँ होऊंगा, मोईद पीरज़ादा भी होंगे, कासिम सूरी भी होंगे, सज्जाद बरकी भी होंगे। तो आपसे इंटरेक्शन भी होगी, सवालात और जवाबात भी एक दूसरे को होंगे। तो कल ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, आपसे वहाँ मुलाकात होगी। अब चलते हैं ज़रा आज की ख़बरों की तरफ। आज की सबसे बड़ी अपडेट 2 है। एक तो अली खामेनाई साहब का जनाजा जो सुप्रीम लीडर की शहादत हुई थी, उस पर हमने बात करनी है। दूसरा, इसाक डार साहब वाला केस जो है वो भी अब खुलकर ISI ने अपने असासे लॉन्च कर दिए हैं और कहा है कि वो इस्तीफ़ा दें। और तीसरा, आज जो सबसे पहले जिस पर बात करते हैं वो तहरीक लब्बैक एक दफ़ा फिर सड़कों पर आई है और बड़ी तादाद में आई है और अचानक से निकल आई है। और देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस होल मैडनेस। ये क्या हो रहा है ये डिटेल से आपको सबसे पहले बताते हैं। आपको पता है चंद दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री जारी की, शायद 10 मुहर्रम को जियो टीवी ने, सफ़र इश्क गालिबन इस तरह का कोई नाम था उस डॉक्यूमेंट्री का, जिसमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी जो है वो डिपिक्ट की गई, दिखाई गई। उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा गम गुस्सा आया। उलमा ने उसके ऊपर बहुत सख्त उसकी मजम्मत भी की। शुरू में तो जियो को समझ नहीं आई, वो उसकी मजम्मत करते रहे, डिस्टेंस करते रहे इस सारे मामले से कि ये है कि आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। जियो ज़रा थोड़ा अपने आप को एक लिबरल चैनल कहता है और कई दफ़ा पहले भी, याद कीजिए एक अदाकारा की शादी पर, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं किसकी शादी थी, उसमें ज़ोहरा की शादी, मीन जो आले बैत का घराना है उससे रिलेटेड एक, आप ये कहिए कि एक उसको आपने जो भी कहना है, एक मजहबी उसे एक शायरी कह लें, जो भी कहना है, वो ज़ोहरा की शादी, वो वाली चीज़ एक एक्ट्रेस की शादी के ऊपर वो चलाया गया जो अमूमी तौर पर अहले बैत के साथ रिलेट किया जाता है। तब भी गम और गुस्सा दिखाया गया था और जियो के बारे में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा किया था। उसके बाद ये इवेंट अब हुआ। शुरू में तो जियो ने डिनाई किया, फिर जब जियो को अंदाज़ा हुआ कि ये तो काम बहुत ख़राब हो गया और इससे मजहबी अकायद लोगों के मजरूह हुए हैं, तो हम पर तो बहुत कहीं काम ख़राब ना हो जाए, तो फिर मुलाकात हुई। ISI, ISPR, मौजूदा हुकूमत, जियो टीवी के मालकान, इन सब ने यह फैसला किया कि अब इसमें से बचने के लिए फौरी पैमरा को कहें कि हमें बैन कर दें। तो बेसिकली जियो टीवी ने खुद ही कह के अपने आप को 15 दिन के लिए बैन करवा लिया और पैमरा ने बैन कर दिया फ़ौरन। और साथ ही जियो टीवी ने ऐलान किया कि हम अपनी ऑनलाइन ट्रांसमिशन, यूट्यूब वगैरह जो है वो भी बंद कर देंगे,
ताकि ये मामला ठंडा हो जाए। ये बैकग्राउंड तो आपको पता है। अब उसके लिए जो ट्वीट्स हुए पाकिस्तान में, ISI ने, MI ने, सब ने वो फ़ोन कर करके, ISPR ने वो ट्वीट भी लोगों से डिलीट करवाए और कहा कि जियो के हक में ट्वीट करें। अच्छा, मेरी पोजीशन इस पर बड़ी वाज़ेह है। पहले दिन ही मैंने कहा था कि जियो ने क्योंकि माफ़ी मांग ली, वैसे माफ़ी मांगने के बावजूद जियो दोबारा भी ऐसी गलतियां करेगा क्योंकि वो अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। जैसे पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को ये खब्त है ना, जियो को भी ये खब्त था और है कि हम ही बनाते हैं और हम ही गिराते हैं। उन्हें लगता है कि नैरेटिव हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। उनके मालकान को ये लगता है कि हमारे पास जो चंद लोग हैं या हम लोग जो हैं, हमारा जो घराना है, हमारा जो टीवी चैनल है, हम किसी का इमेज बना सकते हैं, किसी का बिगाड़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा मीडिया हाउस है और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो पार का इस टाइम स्ट्रक्चर है मीडिया का, वो चेंज हुआ है सोशल मीडिया के आने की वजह से। अब जियो टीवी का मसला ये बना है कि उन्होंने इस सारे मामले के अंदर कोशिश ये की है, इस सारे मामले के अंदर उन्होंने दोबारा से कि वो नीवे नीवे होकर इसमें से बच जाएं। और फिर जाहिर है 15 दिन के बाद तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि जज्बाती है, 15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। तो मेरी इसमें पोजीशन बड़ी क्लियर है। जियो ने, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी बहुत रिजर्वेशंस भी हैं जियो के बारे में। जियो एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट का अपना इमेज हमेशा रखता है। आप देखेंगे शाहजेब खानजादा ख़वातीन के राइट्स की बात करेंगे, जियो के बहुत सारे और लोग ख़वातीन की एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स, इस तरह की चीज़ों को उजागर करेंगे। वहाँ इनका इंटरेस्ट ये है कि बहुत सारी मगरबी NGOs और इदारे जो हैं उस पर बड़ा पैसा लगाते हैं। जियो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दैट फंडिंग, और जो भी कैंपेन्स आप कहें उसके, ये वाली सारी कैंपेन्स करके। जियो के जो ओनर हैं बहुत ही वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय आई नो इन पाकिस्तानी मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो जियो के जो ओनर हैं मीर इब्राहिम साहब, वो है वन ऑफ द स्मार्टेस्ट। मैंने क्योंकि सभी से डील किया हुआ तो मैं ये कहूँगा कि ही इज़ स्मार्ट। तो उनको पता है कि वेस्ट को, ईस्ट को, सबको कैसे खुश रखना है, तो वो ऐसी कैंपेन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुखालफिन जो अपने होंगे उनकी किरदार कशी, ख़वातीन के ऊपर हमले, गंदे हमले, जो नून लीग की जहनीत है, दूसरी तरफ जियो वो वाले काम भी करता है। हमेशा लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन भी आप जियो को करते देखेंगे। लेकिन कमाल उनका ये कि अपने ऊपर ये छींटा नहीं पड़ने देते। रहते वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला चैनल है, लेकिन सबसे ज्यादा औरतों की तहकीर करने वाला चैनल भी यही है। इद्दत और निकाह पर पूरी ट्रांसमिशन रन की गई, जियो ने लीड की, वो गंद और गलाजत फैलाई। इन सब रिजर्वेशंस के बावजूद मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि ये गलती जियो ने जानबूझ के नहीं की, उनसे हो गई और उन्होंने इस पर माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तो अब मामले को आगे चलाया जाए, इस पे उलमा कराम अपना किरदार अदा करें और माफ़ी तलाफ़ी करें, और मामले को मज़ीद नफ़रत को हवा नहीं देनी चाहिए, मजहबी तौर पर फतवे नहीं देने चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से समझता हूँ, और जियो के मामले को दरगुजर करनी चाहिए जब उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली। ये अलग मैं स्टेट करता हूँ कि जियो कभी बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। वो जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन है, आइंदा भी वो करेंगे। लेकिन इस वाले मामले पे मजहबी मामला है, तो इसको आप सभी को दरगुजर करनी चाहिए। ये मेरी पोजीशन है जो मैं बरकरार रखूंगा इंशाल्लाह, उनसे तमाम तर रिजर्वेशंस होने के बावजूद, उनकी तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये कि जियो के ये मामला थोड़ा सा दब गया था, हफ्ता पुराना मामला है और अब दब गया था। आज अचानक से वो तहरीक लब्बैक जो ना साद रिजवी के ऊपर बाहर निकले, उनके लोगों को मुरीद के अंदर कत्लेआम किया गया, गोलियां मारी गई, बाहर नहीं निकले। कई कुछ और हो गया उस दौरान, आपके सामने इस्राइल ईरान जंग हो गई, वो बाहर नहीं निकले, और बहुत कुछ हुआ इस सारे अरसे के दौरान। मजहब के बारे में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक वाले बिल्कुल हाइबरनेट कर गए थे, कहीं आपको नजर नहीं आते थे, बल्कि हर दूसरे दिन एक कॉन्फ्रेंस आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा तहरीक लब्बैक से कोई लेना देना नहीं। आज अचानक से साद रिजवी भी नहीं है, अनस रिजवी भी नहीं है, उनकी रिहाई नहीं मांगी तहरीक लब्बैक ने, लेकिन को 14-15 हज़ार बंदा अचानक से जियो टीवी के खिलाफ निकल आया। अब मैंने आपको अपनी रिजर्वेशंस बता दी कि मैं जियो टीवी का जो किरदार है कैरेक्टर असैसिनेशन में, गंदे काम करने में, वो घटिया तरीन समझता हूं। उसके बावजूद इस चीज के ऊपर मैं ये जो सारी मुहिम अब जियो के खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर, इस मुहिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वाज़े तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने धागे खींचना शुरू कर दिए, जो हमने आपको बताया था कि जुलाई में खींचे जाएंगे। अगली खबरें भी आपको बताते हैं, उससे अंदाजा होगा। तो ये जो 14-15 हज़ार बंदा इकट्ठा होकर बाहर निकला है आज तहरीक लब्बैक का, अचानक से, कहीं से, अचानक से, जो किसी चीज के ऊपर नहीं निकले, वो जियो के मामले पर 7-8 दिन पुराने इशू पर आज 14-15 हज़ार तहरीक लब्बैक के लोग निकल आए, मुजाहरा कर दिया उन्होंने।
तो जर्नल्स ने वो जो तहरीक लब्बैक, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी बनाई हुई, इनकी चलाई हुई है। जाहिर है उनके वर्कर्स को गुस्सा आएगा, मुझे गालियां भी देंगे सुन के, क्योंकि उनके जो आम वर्कर हैं वो तो आम पाकिस्तानी है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान भी छिड़कते हैं, वो उनकी नामूस की हिफाजत भी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानियत पे भी बिलीव करते हैं। उनको लगेगा कि गिल साहब हमें एजेंट कह के, नहीं मैं आपको एजेंट नहीं कह रहा, आप तो मासूम है, आपके जो ऊपर अकाबरीन है वो जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स के बंदे हैं। अनस रिजवी और साद रिजवी भी मेरे ख्याल में उन्हीं के पास हैं और एक दिन वापस आ जाएंगे, लॉन्च कर दिए जाएंगे दोबारा से। उनकी ये जो जाहिर है जो कुछ आपके साथ हुआ मुरीद के में, आपको पता है मैंने आपके हक में आवाज़ उठाई और एहसान नहीं किया कोई, हक की आवाज़ वही थी, आपके साथ जुल्म हुआ। जो अभी उनको गायब किया गया है वो भी जुल्म है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि मिलिट्री जर्नल्स आर बैक इन देयर डर्टी गेम। अब नून लीग की ठुकाई का वक्त हुआ चाहता है। अब नून लीग प्रो, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जियो असल में जर्नैली मीडिया नहीं है, ये नून लीगी मीडिया है। इस वक्त क्योंकि जर्नल्स नून लीग के साथ खेल रहे हैं, मिलके एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, तो इसलिए जियो की भरपूर सपोर्ट है जर्नल्स को। जैसे ही नून और जर्नल्स अलग होंगे तो जियो अपना टिल्ट वाज़े तौर पर नून लीग की तरफ ले जाएगा। अब जर्नल्स को भी इसका पता है, तो उन्होंने एक तरफ नून लीग के नट कसना शुरू किए हैं, तो दूसरी तरफ जियो को भी तेल देना शुरू कर दिया है। तो ये आज तहरीक लब्बैक का अचानक बाहर आ जाना, किसी और इशू पे ना आना लेकिन इस पर आ जाना, अपने ताई बहुत कुछ कहता है कि इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, अब आप में से कई कहते हैं गिल साहब छोटी बात क्या करें, आप बात बहुत लंबी करते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत समझदार हैं, आपको बहुत जल्दी बात समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत डिटेल से उस चीज़ का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताना पड़ता है और फिर जाकर वो उस चीज़ पूरी को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको मैंने कहा था कि हमने खामेनाई साहब के जनाजे पर भी बात करनी, उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले ज़रा जो इसहाक डार साहब वाला मामला उस पर बात कर लें। आज अचानक से एक और जलथल हो गई। पहली जलथल तो ये हुई कि असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी, सुनते जाइएगा ज़रा, आपको लगेगा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल लॉ लग गया है, मतलब कोई तख्ता ही उल्ट गया है। ये ज़रा सुनिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर हाकम खान, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा, कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद आमिर खटक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शिराजी, सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी, इन सबको यकायक एकदम हटा दिया गया। इन सबको यकायक एकदम हटा दिया गया और इनकी जगह पर जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पोजीशन है आज के रेफरेंस में, क्योंकि ये एफआईआर का टाइम चल रहा है, इसहाक डार साहब के नवासे पर जो गैंग रेप का केस बना है, उस रेफरेंस में इसको देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमदानी साहब हैं उनको हटा के जो सीपीओ थे उनकी जगह पर लगाया किसको है, डीआईजी सीटीडी पंजाब हसन मुश्ताक सुखेरा। ये कौन है? ये मुश्ताक सुखेरा साहब जो नून लीग के बहुत करीब रहे हैं, ये उनके साहबजादे हैं कहा जाता है, और उनको रावलपिंडी में सीपीओ लगाया गया। लग तो बेसिकली ये रहा है कि शायद मरियम नवाज गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री बैक्ड ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे पिछले 3-4 साल से, मोहसिन नकवी के हैंड पिक्ड या मिलिट्री बैक्ड, उनको हटाया है और अपने जो लोग हैं या जिन पर उनका भी कंट्रोल हो उनको रावलपिंडी के अंदर मरियम नवाज ने लगाया है। लग ये रहा है कि जो ब्रिगेडियर साहब जो सेक्टर कमांडर मरियम नवाज के बिल्कुल हुकूमती मामलात के ऊपर हावी हो गए थे, चढ़ दौड़े थे, वहाँ से मरियम नवाज ने थोड़ा पुश बैक किया है और अपनी स्पेस लेने की कोशिश की है। क्यों कोशिश की है ये आगे बताते हैं, आपको समझ आएगी। ये तो आपको पता है कि वो जो एफआईआर हुई वो चौधरी साहब ने पीछे से दलवाई। चौधरी साहब ने वहाँ के जो पुलिस वाले थे उनको कह के ज़बरदस्ती रात के वक्त एसएचओ को जज के घर भेज दिया। जज ने दरवाज़ा नहीं खोला तो ज़बरदस्ती पुलिस वाले जज के घर घुस गए। जज ने एसएचओ को कहा कि ये क्या तमीज़ है कि आप रात गए मेरे घर घुस गए, क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा जी उनके बयान लें, वो जो ख़वातीन हैं, गोरियाँ हैं जो बाहर से गैर मुल्की ख़वातीन हैं, उनके आप बयान लें। बयान क्यों नहीं लेते आप? जज ने कहा कि मेरा दिल करेगा तो लूंगा, आप मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? जज ने कंप्लेन की, एफआईआर भी शायद दर्ज करवाने की कोशिश की है या करवाई है जज ने उस एसएचओ के खिलाफ। एसएचओ भी
सस्पेंड हुआ, लेकिन पीछे से चौधरी ने चाबी दी हुई थी, एसएचओ जा जज के घर घुसा कि इन खवातीन की एफआईआर तो हो गई, इनके बयान भी लें। चौधरी साहब वाटर टाइट केस कर रहे थे। अच्छा, आगे भी बताते हैं आपको। ये तो आपको पता चल गया कि जज साहब के साथ भी ये हुआ। फिर पाकिस्तान के सारे मीडिया को आज आईएसआई की तरफ से खुसूसी तौर पर यह कहा गया कि फटे चुक दो, इसहाक डार का इस्तीफा मांगो। यह मैं कम से कम 3 बड़े चैनल्स के मोतबर लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को ये आईएसआई की तरफ से, ये आईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि इसहाक डार वाले केस को डाई डाउन मत होने दे, फटे चुक दें, क्रिप्टो के अंदर ना छुपने दें इस केस को। ये केस असल में गैंग रेप का है, चुक दें फटे, इसहाक डार का इस्तीफा मांगे। अच्छा, यही मामला नहीं रुका। फैसल वोडा, जो आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मरकजी आप उन्हें तर्जुमान कहें, वो तब लॉन्च होते हैं जब जनरल साहबान डायरेक्टली आपसे हम कलाम होना चाहते हैं, लेकिन इतना डायरेक्टली भी नहीं, मतलब उनके तवस्सुत से। फैसल वोडा साहब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है ये गैंग रेप का मामला है, इसको कारोबारी मामला बना के दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता, एक ठेके के तौर पर, एक बदमाशी के तौर पर। इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। ये गैंग रेप का केस है, इसमें वीज़ों में भी मुआवनत हुई है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी हुआ है। आप हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, ये मामला मजीद अब ऐसा नहीं चलेगा, आप इस्तीफा दें। तो एक किस्म का आईएसआई के डीजीसी कह लें, फैसल नसीर, जब फैसल वोडा बोलते हैं तो आप उन्हें फैसल नसीर ही समझिए, वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें इसहाक डार साहब, ये काम मजीद नहीं चलेगा। अब याद कीजिए, हमने आपको एक खबर दी थी कि इसहाक डार इजिप्ट से जाना चाहते थे, कायरो से स्विट्जरलैंड, और उनको डांट के कहा गया था कि वापस जाओ यहां से, यहां नहीं आना। फिर आपको ये एक और भी खबर दी थी कि इल्जाम है, क्लेम है, स्पेकुलेशन है, जाहिर है हमारे पास कागज तो नहीं है, इल्जाम है कि इसहाक डार साहब, एक कारोबारी ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, और इसहाक डार साहब की बड़े चौधरी साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, उनके दफ्तर ने खिंचाई की कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेसमैन का मेरा ख्याल सारा मामला जो है वो बड़े चौधरी साहब के साथ ही डील होता था। तो ऑलरेडी, और जब आप इसहाक डार की बात करते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि इसहाक डार एक्सटेंशन है नवाज शरीफ के इंटरेस्ट की इस गवर्नमेंट के अंदर। वो शहबाज शरीफ के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए बिठाए हुए हैं। आगे चलते हैं अब इसमें। तो फैसल वोडा साहब खुल के आगे, तो यहां से आप ये समझ लीजिए कि आईएसआई खुल के आगे एक और वकील जिनके बारे में ये तासुर है, ये समझा जाता है कि वो आईएसआई के टाउट वकील हैं, अली इशफाक साहब। उनके बारे में आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान यही गुमान करता है, तासुर है, ख्याल है, ओपिनियन है कि वो आईएसआई के टाउट वकील हैं, और हर उस केस में लोग समझते हैं कि वो आते हैं जहां आईएसआई उन्हें छोड़ती है। वो कहते हैं कि 2 खवातीन का मजिस्ट्रेट की अदालत में रिकॉर्ड करदा बयान इंतहाई रोंगटे खड़े करने वाला है, खासकर जो खातून वेनेजुएला की शहरी और मुतासरा फरीक है। सिंगापुर, क्रिप्टो, इस्लामाबाद, नथिया गली, लाहौर का बंगला, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, खानदानी तस्वीर, एलॉन मस्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट डील, लड़कियों का रो रो कर बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव लोकेशन, अदालती पेशी में कौन लोग पेश हुए, असल किरदार इस वक्त कहां हैं, पुलिस का शुरू से अब तक का किरदार, इस हद तक इंतजामी बदनीयती, बेशुमार हकायक खुद को सामने ले आएंगे। अब आपने ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर देखनी है गौर से। ये वकील की ट्वीट नहीं है, ये एक किस्म की मीडिया ट्रायल है, ये मीडिया की ट्वीट है। आप एक एक लफ्ज़ को ज़रा तोलें जो इसमें लिखा हुआ है। ये जो जिनके बारे में तासुर है कि आईएसआई के टाउट हैं, अली इशफाक साहब, सिंगापुर, मतलब एक एक चीज़, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के अलावा ये इस तरह से ताना बाना कोई नहीं जोड़ेगा। एक किस्म की ये धमकी है, ये एक किस्म का हेड्सअप है कि हमारे पास आपके खिलाफ क्या कुछ है। ये ट्रेल है पूरी इस इवेंट की। ये जाहिर है इनको कहीं से वो जो इनपुट मिली है उसके बाद ही ये हुआ है। ख्याल हमारा, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा तज्जिया है इस पर। मुझे तो ये लगता है, मेरा ओपिनियन है कि ये उन्होंने लिख के दिया कि ले बच्चे ये ट्वीट कर दे। तो सिंगापुर, मैं दोबारा पढ़ूंगा, आई नो कि आप बोर होंगे, लेकिन ये ट्वीट को गौर से देखें, ये ना सोचें किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी इनको टाउट ही समझता हूं आईएसआई का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप लफ्ज़ पढ़ें कि आईएसआई क्या मैसेज देना चाहती है।
डार और नवाज शरीफ को, सिंगापुर, क्रिप्टो, इस्लामाबाद, नथिया गली, लाहौर का बंगला, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, खानदानी तस्वीर, एलॉन मस्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट, लड़कियों का रो रो कर बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, जर्नल्स ये बता रहे हैं ये सब कुछ है हमारे पास। लाइव लोकेशन ये भी है हमारे पास। अदालती पेशी में कौन लोग पेश हुए ये भी है हमारे पास। असल किरदार इस वक्त कहां है हमें यह भी पता है वो कहां है। पुलिस का अब तक का किरदार हमें यह भी पता है, पुलिस को आपने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। बदनीयती, जर्नल्स ये वाजे पैगाम दे रहे हैं कि हमारी मान जाएं जो हम आपसे मांग रहे हैं, ना मांगे तो ये सब कुछ है, आपको तुन के रख देंगे। तो ये दूसरा पैगाम है। नजम सेठी साहब ने जरा डिफरेंट तज्जिया किया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां जा चुकी हैं, केस तकरीबन खत्म है, को 5-6 महीने जेल के अंदर रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। मेरा ख्याल ये कि 6 महीने भी नहीं रहेंगे, थोड़ी देर रहेंगे, जर्नल्स को सौदा शौदा करेंगे। उन्हें गैंग रेप से क्या आप अनफॉर्चुनेटली 10,000 करें। हाफ फ्राई, फुल फ्राई या नेफे में पिस्तौल तो गरीब के चलता है। इन्होंने बाहर आना ही आना है 2-3 महीने में। सिर्फ जर्नल्स के साथ सौदेबाजी होनी है कि किस हद तक होती है। जैसे ही होगी तो ये बाहर आ जाएंगे। सब सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और नजम सेठी साहब का तज्जिया दुरुस्त है। 6 महीने थोड़े ज़्यादा कह गए, शायद हो सकता है 6 महीने ही रहें, लेकिन उनका तज्जिया दुरुस्त है कि इसमें कुछ नहीं होना, ये आखिर पर डील ही होनी है। अलीम खान साहब का इसमें बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हो सकता है कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए हमें किसी पार्टी की भी जरूरत ना पड़े। ये कल ही बताया था आपको कि वो एक गरम गरम आलू हाथ पे रखा है हथेली पर, ताकि हथेली जल जाए। अलीम खान साहब वाला जो आलू है गरम करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के, बल्कि आधा काट के नून लीग के हथेली पर रख दिया और आधा पीपल्स पार्टी के। और ये बताया है कि अगर आप बंदे के पुत्र ना बने तो कश्मीर हम दे देंगे तहरीक इस्तेहकाम को। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है हमें किसी से इल्हाक करने की भी जरूरत ना पड़े। इस बयान को भी जरा पेंसिल कर लें अपने पास। फिर मुनीफ फारूक वो आए। अब जाहिर है किसी को, जर्नल्स हमेशा दोनों तरफ खेलते हैं ना। अब उन्होंने मैसेज किया होगा डार साहब को कि हम आपके साथ हैं। मैंने मुनीफ फारूक को अभी कहा है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैंने मुनीफ फारूक को अभी कहा है कि वो आपके हक में ट्वीट करे। ये देखें मुनीफ फारूक हमारा बंदा, आप और फिर ट्वीट भी भेजेंगे स्क्रीनशॉट लेके, देखें हमने आपके हक में करवाया है। तो मुनीफ फारूक से को बातचीत करवाई कि इसाक डार साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, गलत फहमी हो गई, को हो गया, उनसे ज़रा मामला थोड़ा नीचे करवाया। दूसरी तरफ फैसल वाडा को लॉन्च कर दिया। अमार मसूद साहब, उन्होंने कहा बच्चा 21 साल का भी छोटा है, गैंग रेप तो नहीं कर सकता ना बच्चा, मुसीबत कन्फर्म। वो इस सारे मामले को माली मामला बना रहे हैं कि दुबई के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हुई जिसमें वो मुश्किल में फंस गया। वो इस तरह की, ये भी एक टाउट है, नून लीगी टाउट है। अमार मसूद आजकल जर्नैली टाउट भी हैं। उसके बाद मंसूर अली खान लौंडा लपाड़ा जी, उन्होंने भी डार ख़ानदान की सफाइयाँ की। माजरत इस लफ्ज़ पे जो कहने लगा हूँ, हालांकि उनकी तौहीन है, वो भी बड़े ज़द्दार लोग हैं। मरासी जो होते हैं ज़ाहिर है तंज़ो मज़ाक का काम करते हैं। ये सहाफ़त कम कर रहे हैं, मरासियों वाला काम ज़्यादा कर रहे हैं। आप फैक्ट्स यहाँ बताएं। आप डार ख़ानदान के कसीदे बयान कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या हैं। लोग इस टाइम फैक्ट्स में, आप सहाफ़त कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं अपने। तो ये भी उनके इकबाल बुलंद कर रहे हैं, तो इनके भी तज्जिए देखने वाले हैं। तो नटशल ये है कि ये सब कुछ जो हमने आपको पहले मोमेंट बताया था जब ये खबर आई थी कि ये सब कुछ करवाया गया है, ISI करवा रही है, जर्नल्स इसके पीछे हैं। इसाक डार साहब को चलें फ्राई तो नहीं, बेक करने का प्रोग्राम बनाया गया है। और असल में ये नवाज शरीफ हैं, असल में ये मरियम नवाज हैं। कट इनटू साइज किया जा रहा है। उन्होंने पहला ये जो तबादले किए हैं रावलपिंडी वगैरह में, ये वापस पुश बैक करने की कोशिश की है। अब गेम स्टार्ट हो गई। आप ये कहिए कि रेसलिंग की वो जो गेम स्टार्ट हो जाती है, पंजे में पंजा अब फंस चुका है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो मामला शुरू हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्या वाकई हतमी तौर पर ये इनकी लड़ाई शदीद हो जाएगी? नहीं, लड़ाई असूलों वालों की होती है। दोनों साइड गंदे परगंदे हैं, दोनों साइड्स, जर्नल्स भी और ये भी रज के करप्ट और गंदे परगंदे हैं। इनके कौन से कोई असूल हैं? अगर सौदेबाजी हो गई तो ये लड़ाई सुबह खत्म हो जाएगी, सौदेबाजी ना हुई तो काम चलता रहेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये सब कुछ क्या बनता है। अच्छा, एक और टाउट छोड़े गए हसन अयूब साहब, और उन्होंने तो जो विक्टिम थे, ये रेप की विक्टिम है, उनकी तस्वीर ही जारी कर दी। ओके, ISI इसमें पूरा मसाला फेंकना चाहती है कि मामला रुके ना। हालांकि विक्टिम की तस्वीर, हमने ये चेहरे धुंधले किए, ये हमने किए, उन्होंने नहीं किए, उन्होंने धुंधले के बगैर ही जारी कर दी। तो विक्टिम्स की तस्वीर भी रेप की नहीं जारी की जाती, उन्होंने कर दी। तो ISI कहती है खींच के रखें। और अब अली इशफाक साहब, जिनके बारे में तासुर है कि वो ISI के टाउट हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये भी इंफॉर्मेशन अंदर की दे दी कि बयान रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब आप समझ रहे ना कि जरा सी आंच हल्की होती है ना,
तो वो आपने देखा होगा ना, कई दफ़ा वो कढ़ाई बना रहे होते हैं तो ज़रा आपको महसूस करने के लिए उसमें पानी का छींटा फेंकते हैं तो ज़रा थोड़ा से फ्यूम्स, धुआं उड़ता है, शां की आवाज़ आती है एक दफ़ा जब वो पक रही होती है कढ़ाई, ताकि सारे बंदे महसूस हों कि ये क्या हो रहा है। तो आईएसआई इस सारे मामले को नीचे नहीं जाने देना चाहती, वो ज़रा मसाला चुक के रखना चाहती है। तो वो जैसे ही मामला थोड़ा नीचे जाता है उन्होंने मसाला डाल दिया। जैसे जियो वाला मामला नीचे गया उसमें उन्होंने लब्बैक वाला मसाला फिर ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि देयर इज समथिंग फिशी कुकिंग इन आर गोइंग ऑन। आगे चलते हैं जी। अली खामनाई साहब के जनाजे पर पूरी दुनिया से 99 ममालिक से अकाबरीन जो है वो पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से इसाक डार, मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, अयाज सादक, अताउल्ला तारड़, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नैयर बुखारी और बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग जो हैं जहाज़ भर के वहाँ पर गए हैं। 100 ममालिक के मंदूबीन या 99 ममालिक के मंदूबीन जो हैं वो शामिल होंगे इसमें। उनकी नवाज़ जनाजा के लिए उनके जिस्द खाकी को तेहरान में मुंतकिल कर दिया गया है, आवाम के सामने रख दिया गया है। उसके बाद वो तेहरान, फिर कुम, फिर नजफ़ और फिर करबला में भी लेकर जाया जाएगा इराक़ के अंदर, और उनकी मैयत को, और उसके बाद मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ज़ाहिर है ईरान के लिए एक बहुत ही मेजर ये सिचुएशन है। पूरी दुनिया में उनको प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग जो हैं वो गम व गुस्से में भी हैं और गम में भी हैं। तो एक तरफ ये जनाजे की तकरीबात जो चल रही हैं, फिर ईरान ने यह भी कहा कि अगर जनाजे पर हमला किया गया तो हम बहुत सख्त रिएक्शन देंगे। तो इसमें जो भी अपडेट हुई वो आपको बताएंगे। इसमें एक जो मेजर अपडेट है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड अराइवल हुआ सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का एट द फ्यूनरल सेरेमनी जो हो रही है। इसमें सऊदी अरब जो है वो गेस्ट लिस्ट में नहीं था। ओमान और कतर का नाम था डेलीगेशन का, लेकिन सऊदी अरब के डेलीगेशन का नहीं था। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब पहुंचा। बहुत उम्दा काम किया सऊदी अरब ने, मेरे ख्याल में बहुत ही मैच्योर उन्होंने ये एक्ट किया है, और इससे जाहिर है आने वाले दिनों में उनको अपने मरासम गहरे करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आखिर पर अलीमा खानम साहबा का बहुत इंपॉर्टेंट बयान, क्योंकि जुनेद अकबर साहब ने 1-2 दिन पहले कहा कि मेरी मुलाकात इमरान खान से हो ही नहीं सकी, मेरी मुलाकात होगी वो मुझे कहेंगे एहतजाज करो तो मैं एहतजाज करूंगा, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई बड़ी देर से। तो हम इंतज़ार करेंगे, जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो तब मैं एहतजाज करूंगा। वैसे बड़ा ही मज़े का खेज बयान था उनका, लेकिन उन्होंने दे दिया। कौन सा आजकल कोई ख्याल करता है। उस पर अलीमा खानम साहबा ने कहा कि जुनेद अकबर की 1 साल से तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी होगी। मतलब कि इमरान खान ने उन्हें जब लगाया था तो साल से ज़्यादा उनको तकरीबन हो गया सदर बने हुए, तो उन्होंने तंजीम साजी तो कर ली होगी इतनी देर में अपनी। इमरान खान पैगाम दे चुके हैं कि तहरीक चलाएं। सुहेल अफरीदी के लिए दिसंबर में पैगाम आया कि स्ट्रीट मूवमेंट करें। इनके लिए भी इमरान खान की हिदायत आ चुकी हैं। इमरान खान और क्या हुक्म दे, वो कह चुके हैं कि आप सड़कों पर आएँ। तो वो कहते हैं ना कि कोई सोया हो तो आप उसे जगा सकते हैं, कोई जाग रहा हो तो आप उसे कैसे जगा सकते हैं। जुनेद अकबर साहब, अगर आप एहतजाज नहीं कर सकते तो बेहतर है खामोशी इख्तियार करेंगे। इस तरह के बयान देना कि इमरान खान अंदर से हमें बताएंगे, ये जो मैं आपको दुश्मन बनाता हूँ, ये जो मैंने अली अमीन गंडापुर को अपना दुश्मन बनाया, अब सुहेल अफरीदी साहब को बनाया, ये क्या मुझे इमरान खान ने अंदर से कहा हुआ है? मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है, आपको भी पता है। तो या तो एहतजाज करें, वो पैगाम आपको आ चुका, उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आखिर पर जाने से पहले जो बनी गाला का स्टाफ है उन्होंने कुछ कपड़े, फ्रूट्स भेजे थे। आम जेल में इमरान खान को भेजना चाहते थे, और सुहेल अफरीदी साहब के ऑफिस ने उनसे वादा किया कि हम आपसे ये चीज़ें ले लेंगे और जेल भिजवा देंगे। वो पिछले 4 दिन से वो आम, वो कपड़े, एवोकाडोज, छोटी मोटी चीज़ें लेके वो इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार रज़ा साहब हैं और बनी गाला से दूसरा स्टाफ जो है वो लगातार सुहेल अफरीदी से मिलने इस्लामाबाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है वहाँ जा रहे हैं, और सुहेल अफरीदी वहाँ हैं भी। कल उनको सारा दिन इंतज़ार करवाया गया और शाहिद खटक वगैरह की तरफ से बताया गया कि सुहेल अफरीदी साहब को दस्त लगे हैं, उनका पेट ख़राब है, तो वो नहीं मिल सकते, कल आ जाएं, कल हर सूरत मुलाकात करवाएंगे। आज भी वो गए और उनकी मुलाकात आज भी सारा दिन बिठाने के बाद उनको वापस भेज दिया गया और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और वो सामान भी इमरान खान साहब को जेल में डिलीवर नहीं करवाया गया। चलें, सामान आप डिलीवर करवा सकते हैं कि नहीं, अपने लोगों को मिल तो लें, उन्हें इतनी इज्जत तो दें। इमरान खान का स्टाफ है, बनी गाला के मामलात को अभी तक वो सारे मुलाजमीन स्टाफ चलाता है, इतनी शफकत तो करें। ऐसी क्या बात हो गई?
तो बराए मेहरबानी मेरी भी आपसे गुजारिश है कि उनको ज़रूर मिलिए और उनको दिलासा भी दीजिए और ये सामान भिजवाने की कोशिश भी कीजिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।